दोस्तों, जय पूनिया चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक नई श्रृंखला शुरू कर रहे हैं, मेरे विद्यार्थी मेरा गर्व या मेरी शान। उसमें आज आपको सबसे पहले आप लोगों ने कई लोगों को RAS IAS बनते हुए देखा होगा, उनके बारे में पढ़ा होगा, लेकिन आज मैं आप लोगों को एक ऐसे अद्भुत व्यक्तित्व से मिला रहा हूँ जो मेरे विद्यार्थी थे, श्री दिलीप सिंह जी राठौड़, जिनकी RAS में आपके 18वीं रैंक थी। एटीन रैंक आई इनकी 2016 में। ये इनका जो किस्सा है वो थोड़ा अलग इसलिए है क्योंकि इन्होंने 18 साल की आयु में 15 साल के लिए ये आपके फौज की, देश की सेवा की और फिर 33 साल में वहाँ से रिटायर होके आए और मात्र 9 महीने की तैयारी में इन्होंने RAS का जो एग्ज़ाम है वो आपके क्लियर किया। जबकि आप जानते हो कि जब एक फौजी होता है तो उसका पढ़ाई जो है उससे तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि कनेक्टिविटी कम हो जाती है, लेकिन इन्होंने वो 15 साल का जो गैप था मात्र 9 महीने के अंदर उस गैप को इन्होंने पूरा किया और पूरे राजस्थान में इनकी 18वीं रैंक आई और SDM पद पर वो आपके इनका चयन हुआ। चित्तौड़गढ़ में रासमी में सेवाएं दे चुके हैं, वर्तमान में जो आपके पुष्कर में सेवाएं दे रहे हैं SDM के पद पर। तो इस तरह की जो चीज़ें होती है उनसे आप लोगों को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। और इनके जो रिटर्न में मार्क्स थे वो आप ये मान के चलो कि जो टॉप 9th जो थे उनमें थे 2016 वालों में, क्योंकि इनको इंटरव्यू में थोड़े कम मार्क्स मिले तो उनकी 18वीं रैंक आई थी। नागौर में जो D1 है वहाँ के रहने वाले हैं। तो आज जो आपकी मुलाकात होगी वो श्री दिलीप सिंह जी राठौड़ से होगी और आप उनसे सफलता के जो राज है वो आप उन्हीं की जबान से आज सुनिए। नमस्कार साथियों, मैं दिलीप सिंह राठौड़ हूँ और RAS 2016 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें मेरी 18वीं रैंक थी। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि RAS 2016 जो एग्ज़ाम था वो मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था। तो आप देखते हैं कि लाखों की संख्या में लोग RAS का एग्ज़ाम देते हैं और उसमें से फिर कुछ सैकड़ों की संख्या में लोग मेंस क्वालिफाई करते हैं और फिर कुछ जितनी सीटें होती है उतने लोग इंटरव्यू के बाद में फाइनल सेलेक्ट होते हैं। हम सभी जानते हैं कि जो भी व्यक्ति RAS का एग्ज़ाम देता है उसमें से 70 से 80% लोग सीरियस कैंडिडेट होते हैं। सभी लोग वही पढ़ाई करते हैं, वही किताबें पढ़ते हैं और दिन रात मेहनत करते हैं। उसके बावजूद भी उन्हीं गिने चुने लोगों का सिलेक्शन होता है जो कुछ विशेष करते हैं। तो मैं आपको ये जो RAS में सेलेक्ट होने के लिए और ये जो एक यात्रा है इसके बारे में एक ओवरव्यू आपको देना चाहूँगा। हो सकता है कि कुछ लोग मेरे इस परसेप्शन से या मेरा जो थॉट प्रोसेस है उससे एग्री कर रहे होंगे और कुछ नहीं करेंगे। मैं ये नहीं बोल रहा कि जो भी मैं बातें बोल रहा हूँ वो हूबहू आप लोगों पे लागू हो। आप उसमें से जो भी बेस्ट है वो पिक करें, क्योंकि इस दुनिया में आजकल इंटरनेट का ज़माना है, बहुत सारा स्टफ़ आपको मार्केट में मिल रहा है, बहुत सारे स्टडी मटेरियल मिल रहा है, तरह तरह के वीडियो ऑडियो आपको मार्केट में मिल जाएंगे। लेकिन जो हम जहाँ से भी बेस्ट चूज़ कर सकते हैं वो बेस्ट हम चूज़ करें और उसके हिसाब से जो हमारे को सूट करता है और जो हमारा एम है उसके हिसाब से हम उसको ऑप्ट करें। तो हम बात करते हैं RAS एग्ज़ाम की। हम सब समझते हैं कि RAS एक राजस्थान का प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम है और जो भी स्टेट लेवल की जो हाईएस्ट सर्विसेज हैं वो सभी सर्विसेज का चयन इसी एग्ज़ाम के माध्यम से होता है। तो जैसा कि आप ज़्यादातर सभी लोगों को पता होगा कि RAS एक तरह से एक त्रिस्तरीय एग्ज़ाम है, जिसमें पहले प्री एग्ज़ाम होता है, उसमें एक निश्चित कट ऑफ आपको क्वालिफाई करने के लिए निश्चित कट ऑफ मार्क्स चाहिए। वो क्वालिफाई करने के बाद में आप मेंस एग्ज़ाम देते हैं और उसके बाद में इंटरव्यू। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि RAS के एग्ज़ाम में जो सबसे महत्वपूर्ण रोल है वो है मेंस एग्ज़ाम का। क्यों? क्योंकि इंटरव्यू और प्रीलिम्स उनका रोल कम है कंपैरेटिवली, क्योंकि प्रीलिम्स एक क्वालिफाइंग है और मेंस जिसमें 4 पेपर होते हैं और लगभग 4 पेपर 200 मार्क्स का एक पेपर होता है, तो कुल मिला के 800 मार्क्स का होता है। तो 800 मार्क्स में से आप जितना ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं वो आपके लिए अच्छा है। और फिर 100 नंबर का इंटरव्यू होता है, तो कुल मिला के 800 प्लस 100 नंबर इंटरव्यू, 900 नंबर में से आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बननी है। तो हम समझ सकते हैं कि जब 900 नंबर में से 800 नंबर मेंस के हैं तो हमें मेंस पे ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता है। रही बात प्री मेंस और इंटरव्यू की, मोर और लेस
प्री, मेंस और इंटरव्यू एक होलिस्टिक अप्रोच है। ज़्यादातर चीज़ें उसमें सेम होती है, थोड़ा सा उसमें फ्लेवर और क्लेवर का फ़र्क होता है। जैसे प्रीलिम्स की हम बात करें तो प्रीलिम्स में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं और उसमें थोड़ा सा फैक्चुअल डिटेल अपने को ज़्यादा पता होनी चाहिए। मेंस की बात करें, मेंस में काफ़ी वाइड सिलेबस होता है और 4 पेपर होते हैं और ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट उसमें डाले हुए होते हैं। तो अपने को उस पूरे सब्जेक्ट्स को, पूरे सिलेबस को कवर करते हुए और अपनी बेहतरीन आंसर राइटिंग से ज़्यादा मार्क्स कैसे ग्रैब कर सकते हैं, उस पर हमें ध्यान देना चाहिए और वो हम आगे डिटेल में बात करेंगे। उसके बाद में इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में आपकी कम्युनिकेशन, आपकी प्रेजेंटेबल स्किल्स कैसी है, वो इंटरव्यू बोर्ड के सामने अपने को शो करना होता है और वो 100 मार्क्स का होता है। अब मैं मेरी व्यक्तिगत आपको बताऊं, मैं 18 साल की उम्र में इंडियन नेवी में चला गया था और मैंने 15 साल नेवी में नौकरी की। मतलब 18 साल की एज में मैं गया और 33 की एज में वापस आ गया। तो मैंने देखा मेरे बहुत सारे साथी अभी भी नौकरी की तलाश में घूम रहे हैं। फिर मेरे कुछ क्लोज रिश्तेदार, उन्होंने बोला कि आपको आरएस एग्ज़ाम ट्राई करना चाहिए। यद्यपि जो आरएस की सबऑर्डिनेट सर्विसेज है, मीन्स आरटीएस एंड बिलो, उसमें एक्स सर्विसमैन के लिए कोटा होता है, लेकिन हमने शुरू से ही अपना एम हाई रखा और कुछ हमारे सीनियर्स, कुछ सर ऐसे मिले कि उन्होंने बोला कि जब आप अपने टारगेट हाई सेट करोगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता भी उसी रूप में मिलेगी। और इसका परिणाम यह है कि पहले अटेम्प्ट में मात्र 9 महीने की तैयारी में मैंने आरएस में 18वीं रैंक प्राप्त की। और इस 18वीं रैंक प्राप्त करने के लिए जो रणनीति या जो क्रियाविधि मैंने अपनाई, उसके बारे में मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। जैसे ही मैं नेवी छोड़ के यहाँ पे आया और हमारा अप्रैल 2016 में इसका नोटिफिकेशन आ गया था आरएस 2016 के लिए। अगस्त 2016 में हमारे प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हुआ था। तो जैसे ही हमने फॉर्म भरा, किसी साथी की मदद से मैं किसी एक पर्टिकुलर कोचिंग इंस्टीट्यूट में गया। उस कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाके और मैंने मेरे जो पढ़ने का नज़रिया था या जो तरीका था, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। देखो दोस्तों, यहाँ पे राजस्थान में भी बहुत सारे आरएस से रिलेटेड बहुत सारे कोचिंग होते हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट मैटर नहीं करता है। उस कोचिंग इंस्टीट्यूट में उस पर्टिकुलर टाइम में कौन सी फैकल्टी आपको पढ़ा रही है, वो मैटर करता है। दूसरा, जो स्टूडेंट पढ़ रहा है वो रिसेप्टिव मोड में है या नहीं, क्योंकि ज़्यादातर जो आरएस के जो अभ्यर्थी होते हैं वो या तो कोई पीजी किया हुआ होता है या उसके पास कोई स्पेशल डिग्री होती है, तो उनको ज्ञान और का अहम और वहम होता है और वो ज्ञान का जो अहम और वहम है वो उनका रिसेप्टिव मोड को ऑफ कर देता है। जो सामने टीचर उनको पढ़ा रहा होता है वो उसको कमतर आंकते हैं और जो बातें वो बताता है वो उसको एज इट इज़ रिसीव नहीं करते हैं और उसका खामियाजा वो लंबे टाइम के बाद में भुगतते हैं। या तो वो प्रीलिम्स में फेल हो जाते हैं या मेंस में क्वालिफाई नहीं कर पाते या फिर वो फाइनल सेलेक्ट नहीं हो पाते। तो सबसे पहले हम जहाँ पर भी पढ़ें, जिस सोर्स से भी पढ़ें, उसकी पहले प्रामाणिकता जांच लें और उसके बाद में पूरी आस्था, निष्ठा और विश्वास के साथ में उस चीज़ को फॉलो करें। मैं जब उस कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ा तो मुझे भी कुछ अच्छे फैकल्टी मेंबर्स मिले। उसमें से जगदीश पूनिया सर भी एक थे। उन्होंने हमारे को हिस्ट्री पढ़ाई, ज्योग्राफी पढ़ाई और जिस ज़माने में इन्होंने आरएस क्वालिफाई किया था उस ज़माने में 2 ऑप्शनल पेपर हुआ करते थे, हिस्ट्री और ज्योग्राफी के, और दोनों में 200 में से 160 प्लस मार्क्स थे इनके। तो इनके हिस्ट्री और ज्योग्राफी के जो कंसेप्ट हैं वो काफ़ी क्लियर हैं। और चूंकि उसके बाद में इनका जो चयन है वो पुलिस सेवा से हुआ था और मैं 15 साल तक भारतीय नौसेना में सेवा दे के आया था, तो एक जो यूनिफॉर्म सर्विस के प्रति जो एक अटैचमेंट होता है वो मेरा स्वाभाविक तौर से उनकी तरफ था। लेकिन उनके ज्ञान और उनका जो क्लैरिटी है, कंसेप्चुअल जो क्लैरिटी है, उसका मैं आज भी कायल हूँ। तो अब हम बात करते हैं प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की। जैसा कि साथियों आपको सबको पता है कि आरएस का एग्ज़ाम एक फिक्स सिलेबस और फिक्स पैटर्न के आधार पे होता है। तो जो सबसे पहले हमें कोई भी एग्ज़ाम देने के लिए हमें मेंटली प्रिपेयर होना है, उसके बाद में उसका जो सिलेबस है वो डाउनलोड करना है। सिलेबस का हर एक छोटे से छोटा बिंदु हमें पता होना चाहिए कि ये बिंदु किसके बारे में बात कर रहा है। फिर जब हम प्रीलिम्स की बात करेंगे तो प्रीलिम्स में 150 क्वेश्चन आते हैं। 150 क्वेश्चन में यदि आप मोटा मोटा उसका ब्रेकअप करके देखें तो लगभग 10 प्रकार के सेगमेंट बनते हैं, लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, करंट अफेयर्स। ऐसा करके आप इसको टुकड़ों में बांटेंगे तो लगभग
10 टुकड़ों में आप बांट सकते हो, मतलब एक सब्जेक्ट या एक फील्ड से रिलेटेड लगभग 15 क्वेश्चन होते हैं। अब आप देखिए, यदि हम जनरल कैटेगरी की बात करें, क्योंकि रिजर्व कैटेगरी के मार्क्स जनरल कैटेगरी से कम ही कट ऑफ होते हैं, जनरल कैटेगरी की भी बात करें तो आपके 200 में से यदि आप 80 से 90 मार्क्स आते हैं तो यही रेंज जनरली रहती है जनरल कैटेगरी की कट ऑफ मार्क्स। हम टारगेट करते हैं 200 में से 100 नंबर, मतलब अपने को जो 150 क्वेश्चन दिए हुए हैं उसमें से अपने को 75 क्वेश्चन करने हैं। मतलब यदि 75 क्वेश्चन मेरे सही होते हैं और मैं ज़्यादा गलत क्वेश्चन नहीं करता हूँ, नेगेटिव मार्किंग का मेरे पे इफेक्ट नहीं आता है, तो मैं इजीली क्वालिफाई हो जाऊँगा। तो हमें लगभग 120 मार्क्स को टारगेट करना है कि मुझे 120 मार्क्स प्रीलिम्स में लाने हैं। आप उस हिसाब से, हो सकता है कि आप एक पर्टिकुलर सेगमेंट या पर्टिकुलर क्षेत्र में अच्छे हों तो किसी दूसरे क्षेत्र में कमज़ोर हों, तो अपने कमज़ोर वाले जो क्षेत्र हैं उनको आप एवरेज तक लाने की कोशिश करें। उसमें डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि कोई मेडिकल बैकग्राउंड का लड़का हो तो वो जो नॉन मेडिकल चीज़ों में उतना एक्सपर्ट नहीं हो, लेकिन वो मेडिकल का जो क्षेत्र है, जो फील्ड है, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो उसमें अच्छा स्कोर कर सकता है। ऐसे ही कोई आर्ट्स बैकग्राउंड का बंदा है तो उसको आर्ट्स वाला, साइंस वालों में हो सकता है वो पिछड़ जाए, लेकिन आर्ट्स वाले में अच्छा कर सकता है। तो ये एक ओपन प्लेटफॉर्म है, 8 पार कंडीशन है। तो हम लोग 120 का जब टारगेट करेंगे तो ऑलमोस्ट 80 to 85% एक्यूरेसी बैठती है, तो उसमें हम 100 प्लस मार्क्स में आ जाएंगे। और यदि हम प्रीलिम्स में 100 प्लस मार्क्स ले लेते हैं तो हमारी कंडीशन काफ़ी सेफ है। फिर हमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है कि ये लोग कोर्ट के माध्यम से अंदर बैठ रहे हैं या बाहर बैठ रहे हैं, क्योंकि प्रीलिम्स के बाद में, प्रीलिम्स और मेंस के बीच का जो समय होता है वो काफ़ी क्रूशियल है। और यदि उस समय को हम ऐसे ही जाया कर देंगे तो वो फिर आपके मेंस के जो एग्ज़ाम होते हैं और उसके रिजल्ट्स होते हैं उसको प्रभावित करता है। तो सबसे पहले हमने 150 क्वेश्चन को 10 सेगमेंट में बांटा, उसके हिसाब से हमने तैयारी की। जो अपने स्ट्रॉन्ग जोन है उस पर अच्छा काम करें, जो हमारे कमज़ोर जोन है उसमें थोड़ा सा एवरेज लाने की कोशिश करें और टारगेट करें 120। अब इसमें जीके का मीन्स करंट अफेयर्स का काफ़ी अच्छा रोल रहता है। ऑलमोस्ट 33% जो रेशियो होता है वो करंट अफेयर्स का होता है। वो करंट अफेयर्स न कि सीधी न्यूज़ से, बल्कि जो भी हमारे सिलेबस में लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो कुछ भी दिया गया है उसको को रिलेट करता है। उसको को रिलेट करके वो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। तो उस क्वेश्चंस को हम नॉर्मल जो हमारा न्यूज़पेपर है, जो हमारी मैगजीन है, उसके माध्यम से हम कवर कर सकते हैं। साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा, जब हम आरएएस का एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तो आरएएस का एग्ज़ाम आरपीएससी कंडक्ट कराती है और आईएएस का जो एग्ज़ाम है यूपीएससी कंडक्ट कराती है। दोनों की अप्रोच, दोनों का सिस्टम बिल्कुल अलग अलग है। हो सकता है कि बहुत सारे जो यूपीएससी के एस्पायरेंट्स हैं वो यहाँ पर भी एग्ज़ाम देते हैं, लेकिन उन्होंने भी महसूस किया होगा कि आरएएस और आईएएस का एग्ज़ाम जो है उसमें अलग अलग अप्रोच रहती है। तो आपको जब आरएएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप करंट अफेयर्स के लिए राजस्थान के लोकल न्यूज़पेपर पढ़ें। लोकल न्यूज़पेपर जैसे आपको राजस्थान पत्रिका, राजस्थान भास्कर, इसमें जो आरएएस का जो एग्ज़ाम देता है वो स्टूडेंट भली बात ही समझता है कि ये कौन सी चीज़ मेरे काम की है और कौन सी चीज़ काम की नहीं है। तो हमारे जब सिलेबस हमने डाउनलोड कर रखा है, उसका एक एक पॉइंट हमें पता है, तो उससे रिलेटेड कोई भी न्यूज़ हम पढ़ेंगे तो हमारा दिमाग में अपने आप स्ट्राइक होगा। आपको उसके लिए कोई अलग से विशेष नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप रेगुलर उसको पढ़ते रहें। फिर आप मंथ के एंड में एक कोई भी मंथली मैगजीन सब्सक्राइब कर लें। उस मंथली मैगजीन में उस महीने में होने वाली सारी घटनाओं का लगभग सार आ जाएगा। आप जो भी आपका मीडियम रहे उसके मीडियम के हिसाब से कोई भी मैगजीन आप चूज़ कर सकते हैं। लेकिन मेरी एक व्यक्तिगत राय है कि एक इंटरनेशनल क्रोनोलॉजी करके 11 रुपये की छोटी सी बुक आती है राजस्थान में, वो आपका राजस्थान, आपका नेशनल और आपका इंटरनेशनल ऑलमोस्ट तीनों चीज़ें कवर कर सकती हैं। एज ए सप्लीमेंट्री वो बुक आप ज़रूर पढ़ें। फिर आप डेली ऑल इंडिया रेडियो की जो न्यूज़ है वो सुने। और इसके लिए भी मैं आपको एक बताना चाहूँगा, एक afe.ias.com एक कोई रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं, उन्होंने ये एक कोचिंग चलाते हैं वो 15 दिन की, तो उनका एक ऑनलाइन ये प्लेटफॉर्म है afe.ias.com। उसमें आपको ऑल इंडिया रेडियो की न्यूज़ भी मिलेगी। उस न्यूज़ पे बेस्ड जो डिस्कशन होता है वो डिस्कशन मिलेगा, और उसके बाद में जो भी करंट में जो रेलेवेंट टॉपिक चल रहे हैं, जो अच्छे आर्टिकल्स हैं वो भी आपको मिलेंगे। तो आप उसमें भी 10-15 मिनट दें। आप जनरली हम देखते हैं कि जब स्टूडेंट अपने घर से या जहाँ पर भी उन्होंने स्टे कर रखा है वहाँ से कोचिंग इंस्टीट्यूट जा रहे हैं
तो 10-15 मिनट लगते हैं। तो 10-15 मिनट आप गाने सुनने की बजाय ऑल इंडिया रेडियो की न्यूज़ सुबह जाते वक्त सुबह की सुन लें, आते वक्त शाम की सुन लें। उस प्लेटफॉर्म से अपने को ये फ़ायदा मिल जाएगा कि हमें उस पर्टिकुलर टाइम पे नहीं सुन के जब हमारा मन करे तभी हम डायरेक्टली उसको प्लग एंड प्ले करके सुन सकते हैं। वो आप न्यूज़ सुने, उस न्यूज़ के बेस पे जो सर का एनालिसिस और डिस्कशन है वो आप उसको सुने, तब आपके धीरे धीरे लगभग 5-6 महीने में एक ओवरव्यू डेवलप हो जाएगा। आपको कोई भी न्यूज़ या कोई भी बात आपको आएगी तो आपको क्लिक करेगा कि आज अमेरिका के इस प्रांत में ये घटना हुई, तो आप अपने आप उससे जुड़ी हुई जो भी चीज़ें वो आपके दिमाग में स्ट्राइक करेगी। आज सीरिया में बम ब्लास्ट होता है तो सीरिया की आपकी कोई भी जो एक इमेज आपके दिमाग में आ जाएगी कि सीरिया यहाँ पे, उससे रिलेटेड ये न्यूज़ है। एक मैं आप सब लोगों से ये भी निवेदन करना चाहूँगा कि शुरू में जब भी कोई इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज़ आती है तो आप उसको कोशिश करें कि अपने ग्लोब में या अपने कोई भी जो आप एटलस या कोई भी जो मैप बुक यूज़ करते हैं उसमें मैप में ज़रूर देखें, क्योंकि कोई भी चीज़ किसी भी कोई भी वर्ड किसी भी इमेज से कोरिलेट होता है तो वो आपको लॉन्ग टाइम आपके मेमोरी में सेव रहता है। तो आप इसकी हेल्प ले सकते हैं। और ऐसा करके जो ये 33% वाला जो पोर्शन है 1/3 ये आपका कवर हो जाएगा। आपको सिलेबस पता होना चाहिए, सिलेबस में पर्टिकुलर टॉपिक्स पता होना चाहिए, और फिर आप ये जो डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं या ऑल इंडिया रेडियो की न्यूज़ सुन रहे हैं, उस पर डिस्कशन देख रहे हैं, और मंथ एंड में आप एक मंथली मैगजीन पढ़ रहे हैं, तो ये आपका एक होलिस्टिक अप्रोच डेवलप हो जाएगी। आपको खुद को पता भी नहीं चलेगा और 5-6 महीने बाद में हर चीज़ एक कोई भी घटना एक सीरीज के रूप में आपके दिमाग में प्रिंट हो जाएगी। तो ये हुआ हमारा प्री का काम। 120 नंबर का टारगेट करना है। 120 टारगेट करेंगे तो हम 95 to 100 के बीच में आराम से आ जाएंगे, और 95 से 100 के बीच में आप आ गए तो आप सेफ हैं, आप चाहे किसी भी कैटेगरी के। दूसरा, कोई भी एग्ज़ाम देना है तो पहले आप तैयारी करें, और उसके बाद में जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट आप दे सकते हैं उतने आप मॉक टेस्ट दें, वो चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो। अब हम बात करेंगे मेंस की। मेंस आप देख रहे हैं कि 4 पेपर हैं, चारों पेपर में अलग अलग चीज़ें दी गई है, जिसमें चौथा पेपर लैंग्वेज का है। मैं आपको सबसे पहले चौथे पेपर की बात करूँगा। चौथे पेपर में जनरली हम लोग एक लैंग्वेज का पेपर होता है तो उसको इजी गोइंग लेते हैं, लास्ट तक उसकी तैयारी नहीं करते हैं और सोचते हैं कि हिंदी तो मैं बचपन से ही पढ़ रहा हूँ, जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं या जो इंग्लिश मीडियम है वो सोच रहे हैं कि चलो ठीक है 80 मार्क्स की तो इंग्लिश है तो हम इंग्लिश में कवर कर लेंगे, हिंदी भी थोड़ा बहुत कर लेंगे। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जो ये 200 नंबर का जो चौथा पेपर है इसमें आप सबसे ज़्यादा और सबसे अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इसके लिए आप डे 1 से ही इसको पैरेलली चलाते रहें। मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि यदि आप कोई कोचिंग यदि आपने पहले कर ली है, या कोचिंग करने के बाद में जो आप अपना सेल्फ स्टडी का जो टाइम लेते हैं उसमें एटलीस्ट 4 पेपर में से 2 पेपर को पैरेलली चलाएं। ये ना हो कि हम एक पेपर को पहले बारी बारी कर रहे हैं, उस पेपर को ख़त्म करके हम जब वापस घूमेंगे तो कम से कम 2 से ढाई महीना हो जाएगा, तब तक पीछे वाला साफ हो जाएगा। तो मेरी रिक्वेस्ट यही रहेगी कि हमें 2 पेपर को पहले डिवाइड करना है कि कौन से 2 पेपर साथ में लेके चलने हैं। फिर उसका आप देख रहे हैं कि उसमें 3 या 4 बड़े बड़े सेगमेंट होते हैं, अलग अलग सेक्शन होते हैं। उस सेक्शन के हिसाब से भी आप एक माइक्रो प्लानिंग करें कि इतने दिन में मैं ये कर लूँगा, इतने दिन में ये कर लूँगा। दूसरा, आप कभी भी उतने अपने सिलेबस को या अपनी जो टाइम टेबल आपने बनाया उसको लेके ज़्यादा रिजिड ना हो सकता है कि आपने एक दिन बहुत अच्छी पढ़ाई की, बीच में 1-2 दिन डिस्टर्ब हो गए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप दिमाग पे लोड नहीं रहे, आपका मन एकदम प्रशांत महासागर की तरह शांत रहना चाहिए। जब आपका मन मस्तिष्क शांत रहेगा तभी आप पढ़ पाएंगे। मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि जो दुनिया में बाहर जो भी हिंसक या जो आपके दिमाग को डिस्टर्ब करने वाली गतिविधियाँ हो रही है, हमें तैयारी के दौरान उसमें बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है, न उसके बारे में सोचना है। हो सकता है कि कहीं कोई जातीय हिंसा हो रही होगी, कहीं कोई कुछ और हो रहा होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है और इवन एज ए स्टूडेंट हमें सोशल मीडिया से भी कनेक्टेड रहना पड़ता है। लेकिन मेरी गुजारिश यही रहेगी कि हमें जो काम की चीज़ें देखनी है या ऑल इंडिया रेडियो की न्यूज़ सुननी है या कोई अच्छा कंटेंट देखना है वहीं तक सीमित रहें, क्योंकि ये भी एक नशा है। यदि इस नशे की आपको लत पड़ गई तो फिर आप इसको अपने आप से बाहर नहीं निकाल पाओगे। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि आप शांत रहते हुए कम से कम चीज़ों में अपना इन्वॉल्वमेंट करते हुए आप अपनी पढ़ाई पे और अपने सिलेबस पे फोकस करें, क्योंकि जब आपका टारगेट सेट है आपको उस टारगेट की दिशा में ही प्रयास करने हैं। अब रही बात पेपर 1, 2 और 3 की, उसमें बीच में 2013 में और काफ़ी हद तक 2016 में पेपर 2 में जो मैथ्स वाला पोर्शन था उसको लेके ये था कि साहब
मैथ्स वाले स्टूडेंट्स को या जो साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं उनको ज़्यादा एडवांटेज है। अभी ऐसा कुछ नहीं है, सबके लिए इक्वल प्लेटफॉर्म है। आप उसको टुकड़ों में बांट के और उसको उस हिसाब से अपनी तैयारी करते रहें। जो भी आप बुक्स पढ़ें, जो भी आप नोट्स पढ़ें, ये पहले आप तय कर लें कि ये प्रामाणिक होने चाहिए। और एक बात और बता दूं कि ये कभी भी नहीं हो सकता कि सारी चीज़ें पहले से बुक्स या आपका जो स्टडी मटेरियल है वो आपको रेडीमेड मिल जाएगा, आप उसको 2, 4, 5, 6 महीने में उसको एक बार गो थ्रू कर लेंगे और उसके बाद में एग्जाम दे देंगे। ये एक लंबी जर्नी है। जब आप उस जर्नी में स्टार्ट करेंगे चलना तो धीरे 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 चीज़ें आप अपने आप आपसे जुड़ती हुई चली जाएगी और आप एक सही डायरेक्शन में चले जाएंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब हमारी तैयारी होती है तो एक प्लेट एक ट्राइंगल के रूप में होती है। मतलब जब हम शुरू में पढ़ रहे होते हैं तो बहुत सारा मटेरियल पढ़ते हैं, फिर अपने को धीरे 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 उसमें से फिल्टर करते 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 एकदम जो काम का मटेरियल है वो अपने उसमें जहन में रहना चाहिए। आप कितना पढ़ते हैं, आपने कितने साल मेहनत की, ये कोई मैटर नहीं करता। आप उस 3 घंटे में आपने जो भी पढ़ा और जो अगले ने पूछा उसको कितना बेस्ट वे में रिप्रेजेंट किया, कितना बेस्ट वे में डिलीवर किया, वो मैटर करता है। तो इस के लिए एक आपको मानसिक रूप से शांति चाहिए। आप गाए बगाए किसी भी चीज़ में पार्टी न बने, अपना दिमाग उसमें इन्वॉल्व न करें। आप सारे दिन अपने सिलेबस के बारे में, उससे जुड़ी हुई गतिविधियों के बारे में उसमें सोचें और आप ज़्यादा से ज़्यादा आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करें। और जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दें। मॉक टेस्ट का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो गलतियाँ हम वहाँ पे करने वाले होते हैं वो गलतियाँ हम यहीं करके सुधार लेंगे। मैंने खुद ने 2-3 इंस्टीट्यूट से अलग अलग टाइम पे अलग अलग मॉक टेस्ट दिए हैं। और मॉक टेस्ट यदि आपने तैयारी के साथ में दिए हैं तो न केवल वो आपकी तैयारी को रिवीजन करने में हेल्प करेगा, बल्कि जो आपकी कमियां उसको सुधारेगा। और यदि एक बार आप वहाँ अच्छा स्कोर करने लग जाएंगे तो आप में अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और अल्टीमेटली जो ये पूरा गेम है ये कॉन्फिडेंस का ही है। आपने बहुत सारे साथी देखे होंगे जिनको बहुत अच्छा ज्ञान होता है, बहुत अच्छा लिखते हैं, उसके बावजूद भी वो सक्सेस नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि जब एग्जाम का टाइम होता है, जो निक ऑफ द टाइम में वो अपना कॉन्फिडेंस लूज कर लेते हैं और फिर वो ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, उसकी वजह से वो उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो मेरी आप लोगों से ये गुजारिश रहेगी कि पहले आप एक सिस्टमेटिक ढंग से अपना प्लान करके और उसकी तैयारी करें। तैयारी करने के बाद में आंसर राइटिंग और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दें और मॉक टेस्ट में जो गलतियाँ हो रही है उसको सेम टाइम सुधार के और हम अपना इम्प्रूवमेंट करें। जब हम मॉक टेस्ट दे रहे होते हैं या इस टाइप से कोई भी गतिविधि कर रहे होते हैं तो हमारे दिमाग में ये रहना चाहिए कि इस क्वेश्चन को और किस बेटर तरीके से लिख सकता हूँ। किसी भी क्वेश्चन का जो आंसर होता है वो कोई आइडियल, उसका कोई आंसर नहीं हो सकता। इवन आप जो खुद आंसर लिखेंगे उस आंसर को आप जब दोबारा पढ़ेंगे तो आप उसमें खुद उसको आपको लगने लग जाएगा अरे यार ये मैंने क्या कर दिया, इसको और इस अच्छे तरीके से किया जा सकता। तो सिंपल सी बात है, जो आरएस का एग्ज़ाम है या कोई भी एग्ज़ाम है वो एक हमारी लड़ाई है। तो एक डिफेंस में एक कहावत है कि जितना पसीना आप पीस टाइम में बहाएंगे उतना ही खून आपका कम बहेगा युद्ध के दौरान। तो ये हमारे लिए एक युद्ध है और इस युद्ध को एक अच्छी स्ट्रेटेजी बना के और टारगेट बेस्ड हम पढ़ाई करेंगे तो निस्संदेह रूप से हमारे को सफलता मिलेगी। फिर बात आती है इंटरव्यू की। इंटरव्यू में हमें अलग से कुछ नहीं करना होता, जो हमने मेंस में पढ़ा उसी को रिवाइज करना है, करंट को थोड़ा सा और अपडेट करना है और जो हमारी पर्सनल चीज़ें होती है वो एक बार हमें अगर रिफ्रेश करनी है। इंटरव्यू बेसिकली एक हमारी जो कम्युनिकेशन स्किल है या जो रिप्रेजेंटेशन है हमारा है वो कैसा है उसको चेक करना होता है। तो उसको ज़्यादा आपको लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू।